सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को मैं हर रोज़ लेकर के आता हूँ टाइम निकाल करके अपने शेड्यूल में से। मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसलिए लाता हूँ ताकि आपको मालूम चले इंग्लिश का जो डर आपके दिमाग में है वो आपके दिमाग की उपज है। इंग्लिश को सीखना आसान है लॉजिक के साथ। आज की क्लास को शुरू करेंगे सिग्नलिंग इंटेंट नाम के इस एडिटोरियल के साथ। चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करने के ऊपर बेस्ड है आज का अपना एडिटोरियल। सभी से गुजारिश करूँगा, इसमें 6 घंटे की लर्निंग है। अगर आप इसको वर्कशॉप की तरह लें, जहां मैं आपसे सवाल करूं, जहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करें। शुरू करेंगे फटाफट से। सिग्नलिंग इंटेंट, जरूर से एक लाइक देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है सिग्नल कर रहे हैं इंटेंट को। सिग्नल करना मतलब इशारा देना, इंटेंट मतलब आपका इरादा। इंटेंट मतलब इरादा है ना। इंटेंशन बोल दो, ऑब्जेक्टिव बोल दो, पर्पस बोल दो, टारगेट बोल दो, एम बोल दो। तो कह रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार या कोई आदमी इशारा दे रहा है अपने इशारे का, अपने इंटेंट का। अब मालूम चलेगा कौन है देने वाला इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया नीड्स एनहांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज। कह रहे इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया नीड्स, अच्छा क्या ज़रूरत है? बढ़ी हुई इन्हांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, है ना। इन्हांस मतलब बढ़ी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ मतलब मैन्युफैक्चर करने की ताकत, चीज़ों को प्रोड्यूस करने की ताकत। तो कह रहे हैं इंडिया को ज़रूरत है इस चीज़ की, बढ़ी हुई कैपेबिलिटी की। और किस चीज़ की? एंड लगा के बता रहा है ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज की। एफिशिएंसी होती है आपकी काम करने की क्षमता, है ना, आपकी स्किल्स। तो कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों की इंडिया को है ज़रूरत। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट है इंडिया, वर्ब है नीड्स। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पीछे ऐसा रहा है ना, तो इंडिया जो है इसका नीड्स वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट सबके सब ग्रीन है, जैसे आप इंडिया और नीड्स को देख रहे हो पूरे एडिटोरियल के। ग्रीन के अंदर सब्जेक्ट्स रखे हैं, पिंक में मैंने वर्ब्स रखी हैं। ये इसलिए रखता हूँ ताकि आप सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाओगे ना, तो आपकी इंग्लिश की जर्नी शुरू भी नहीं होगी। कोशिश करें मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट को, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की। ये आपकी इंग्लिश के सफ़र का सबसे पहला दौर है। किसी का मेरे से सवाल था सुबह में, सर ये इन्हांस और इम्प्रूव्ड वर्ब क्यों नहीं है? ये दोनों आई हुई जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम क्यों कर रही हैं? आप मुझे ये बता दो, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट कितना है? एक, इंडिया, है ना। इंडिया को ज़रूरत है इन चीज़ों की। सब्जेक्ट को एक ही वर्ब दोगे, कितनी वर्ब्स दोगे? सर एक वर्ब देंगे। एक सब्जेक्ट का एक ही वर्ब होता है। अगर नीड यहाँ पे वर्ब है, इसके आगे एस भी लगा हुआ है, इंडिया से मैच भी कर गई है, अब इसके बाद में इन्हांस क्या दूसरी वर्ब हो सकती है इसकी? जब तक आपके पास दूसरा सब्जेक्ट नहीं आए तब तक दूसरी वर्ब नहीं आएगी। जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब्स होंगी। अगर एंड कंजंक्शन बीच में लगी हो तब भी मैं मान लूँ, है ना। नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड डिजायर्स, तब दो वर्ब्स आ जाती, कोई बात नहीं। पर यहाँ तो सीधे सीधे नीड्स के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया इसका, है ना। तो यहाँ पे इन्हांस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बता रही है। इम्प्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, एफिशिएंसी के बारे में कुछ बता रही है। कि सर कैसे पता लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है? अरे भावले, सेकंड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब के अलावा कुछ और बनने का काम नहीं करती। थर्ड फॉर्म ही है जो या तो मेन वर्ब बनेगी हैज हैव के बाद, या अकेले आकर के एडजेक्टिव का काम करेगी। अगर ये मेन वर्ब है तो नीड का क्या करें? इसको कहाँ फेंक करके हैं? इंडिया को तो नीड है, इंडिया और नीड तो हो गए सेट। अब बचे ये दोनों, सेकंड फॉर्म ये बन नहीं सकते क्योंकि वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है। बचा इनके पास एक ही चारा एडजेक्टिव बनने का, और ये इनकी एक्चुअल में थर्ड फॉर्म। अगर आप पार्सिंग मेथड से नहीं चल सकते इंग्लिश में, इन चीज़ों को आप नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ेंगे नहीं, आप जिंदगी भर इसी में परेशान रहेंगे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। अब आपके पास दो चारे हैं। पहला चारा तो ये, सर ने बोला V3 है, मैंने भी मान लिया V3 है, एडजेक्टिव है, आगे बढ़ता हूँ, सर पढ़ाएंगे मैं पढ़ लूँगा। दूसरा क्या है, ये क्यों V3 है? सर आपको बताने की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे? मैं खुद से क्यों नहीं बता सकता ये V3 है? अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करना सीख जाऊं तो हो सकता है मैं भी डिपेंडेंट सर पे ना रहूं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दूसरे वाले चारे की तरफ आप जाएं, अपने आप के ऊपर डिपेंड करना सीखें। सेंटेंस के हर वर्ड को उसकी औकात बताना जो आप सीख जाएं। ये होगा कैसे? सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं सेंटेंस के हर वर्ड को कैसे तोड़ा जाए, तो आप चैनल पे जाकर के स्पेशल वीडियोस रखी हैं, हाउ टू रीड एनी सेंटेंस विद सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। इस वीडियो को रेफर करें, मैं ऊपर भी डाल दूंगा।
साथ में मैंने पूरी ग्रामर को भी इसी लॉजिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। सेंटेंस के होम पेज पे सारी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट रखी है, तो मैं पूरा सब लॉजिक के साथ चलता हूँ। आप भी कोशिश करें अपने आप पे डिपेंड करना आज से शुरू करें। एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, चाइनीज गुड को बाइकआउट करने की ड्राइव चल रही है इंडिया के अंदर। इसी बीच सरकार ने डिसीजन ले लिया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई चीज़ मिलेगी उस पर मेड इन चाइना या मेड इन अमेरिका जो भी है ना लिखा होना चाहिए साफ साफ। इससे कंज्यूमर को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करे, इंडिजीनियस चीज़ों को। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है इससे होता क्या है, आप जब ऐसी बात करते हो तो ये भूल जाते हो कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो चाइना के माल पे डिपेंडेंट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे कि सेलफोन इंडस्ट्री, जैसे कि हैवी मशीनरी इंडस्ट्री। कह रहा है ऐसी ड्राइव लाने की बजाय आप कुछ ऐसा ना करो कि अपने देश में और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे चीज़ों की, अपने देश में अच्छा माल मिलने लगे, हमें स्वदेशी के नाम पे माल ना बेचना पड़े, हमें माल जो है ना लोगों के सामने रखें और लोग खुद लेकर के जाएं कि चाइना से अच्छा माल है, अपने देश में बना हुआ है, चाइना से सस्ता माल है, हम तो इसी को लेंगे। तो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट की जो मूव है ना इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। ये मूव सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंट दिखाती है, गवर्नमेंट के इरादे को दिखा रही है, वास्तव में इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने को एनकरेज कर रहा है कि देश में कुछ इंडिजिनियस बनाओ, बढ़िया बनाओ, दुनिया भर में जाकर के एक्सपोर्ट करो, चाइना फाइना को भूल जाओ, चाइना वाले तुम्हारा माल लें, कुछ ऐसा काम तुम कर जाओ। समझ गए ना। मेक इन इंडिया के ऊपर थोड़े से कमेंट्स किए इसने। ओवरऑल काफी लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल आर्टिकल है। कोशिश करें समरी को कमेंट सेक्शन में डालने की, लिख करके आप लिखते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। कब बेहतर हो जाएंगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा, है ना, लिखते लिखते। आज की समरी है इंट्रोस्पेक्टिव, अपने अंदर हम झांक करके देख रहे हैं। इंटर मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। तो अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं अपनी कमियों को, क्यों मेक इन इंडिया फेल हुआ, क्यों हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे हमें इस डिपेंडेंस से छुटकारा पाना है। इंट्रोस्पेक्टिव टॉन शुरू करें फटाफट से। चलिए आइए। सेंटर्स डिसीजन टू मेक इट मैंडेटरी फॉर वेंडर्स on the government e-marketplace GEM procurement platform to specify the country of origin of new products listed by them is on the face of it unexceptionable, aimed as it is at promoting India made goods। ध्यान से देखना, सिंपल सेंटेंस है। सेंटर का डिसीजन जो फैसला है बना देने का इस चीज को मैंडेटरी, जरूरी। अच्छा किन के लिए, वेंडर्स के लिए, ऐसे लोग जो अपनी सेवाएं देते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनियों में जाकर के। कह रहे बना देना जरूरी इन वेंडर्स के लिए। अच्छा कहाँ पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सरकारी एक वेबसाइट है जेम नाम की, है ना। अच्छा क्या जरूरी बनाया कि ये स्पेसिफाई करें, साफ साफ बताएं किस चीज़ को, कंट्री ऑफ ओरिजिन को, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कौन सी चीज़ का क्या ओरिजिन है। अच्छा किस चीज़ का, न्यू प्रोडक्ट्स का, नए प्रोडक्ट्स का, जो कि लिस्टेड बाय देम होंगे, जिनकी वो लिस्ट बना के इस वेबसाइट पे डालेंगे। कह रहे हैं ये जो डिसीजन है ना ग्रीन में, सेंटर का डिसीजन, सब्जेक्ट है जो हमारा, अब इसकी वर्ब आई है इज, ये है ऑन द फेस ऑफ इट, अपने फेस से, अपने अपीयरेंस से, देखने के अंदर, अनएक्सेप्शनेबल, बिल्कुल भी क्वेश्चन के बिना, है ना। इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस पर कोई भी हमारी कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी सवाल हमारा नहीं आना चाहिए। कह रहा है एक तो ये अनएक्सेप्शनेबल, और दूसरा क्या है, दूसरा ये एम्ड, एक एम रखने वाला, और वो कैसा, एज इट इज, जो कि इसका है भी, वो क्या है, प्रमोट करना इंडिया मेड गुड्स को, स्वदेशी चीज़ों को। एक बार रिपीट करता हूँ, फिर इस पर ध्यान से देखना, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्स है, आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट भी इसी में से आएगा। ऐसे पढ़ो, सेंटर का डिसीजन, जो भी डिसीजन है वो बाद में देख लेना। सेंटर का डिसीजन जो है इस, वो है अपने फेस से, अपने देखने से, बिल्कुल भी सवालों वाला नहीं। इस पर कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए इसको देख करके, क्योंकि ये एम्ड है और प्रमोट करने पे इंडिया मेड गुड को। एज इट इज का मतलब क्या है बीच में, कह रहा है ये ऐसा है भी, है ना कि एम्ड हमें दिखाई दे रहा है इसके फेस से, बल्कि वास्तव में इसका एम ऐसा है भी, प्रमोट करना है इंडिया मेड गुड्स को। जैसे ही आप नाम डालोगे मेड इन चाइना, हो सकता है लोग उसको ना खरीदें। अब आ जाओ इसके अंदर बीच वाली चीज़ों के अंदर क्या कह रहा था। करे डिसीजन है जरूरी बनाने का, मैंडेटरी वेंडर्स के लिए जो कि इस वेबसाइट पे आएंगे बेचने के लिए अपने सामान को, कह रहा जरूरी बना देगा कि स्पेसिफाई करें वो कंट्री ऑफ ओरिजिन को, नए प्रोडक्ट्स का, जो कि इन वेंडर्स के द्वारा लिस्ट किया जाता है। अब देखो पूरा खोल के मैंने आपको बता दिया सेंटेंस कैसे बना हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब तो इसकी इतनी थी, डिसीजन सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी। अब पहले इसकी वोकैबुलरी देखते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये मेक इट मैंडेटरी कैसे बना हुआ है ना।
वोकैबुलरी देखो, अनएक्सेप्शनेबल जिस पे कोई एक्सेप्शन ना हो, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई सवाल ना हो, इसकी स्पेलिंग कैसे कर लिख दी मैंने, क्वेश्चन ना हो, है ना। सेटिस्फैक्ट्री हो, रिस्पेक्टेबल हो, सब उसकी इज्जत करते हो, अनएक्सेप्शनेबल, है ना। अच्छा दूसरी चीज, ये मेक इट मैंडेटरी, ध्यान से देखना क्या होता है। देखो मेक वर्ब है ना, इसका आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। इसको शुरू से लास्ट तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरह से टॉपर पढ़ा करते हैं। इसके बहुत सारे यूज होते हैं ना। अब एक काम करो, ये 10 सेंटेंस है, 5 मिनट लो चाहे 10 मिनट लो, टाइम लेना जितना मर्जी, देर लगा देना, पहले शर्माना मत, है ना। इन 10 सेंटेंसेस का आप मुझे मीनिंग बता सकते हो कि क्या हुआ है, क्यों मैंने मेक वर्ब को अलग अलग तरीके से यूज किया है, एक ही वर्ब है अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। पहले इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं हर सेंटेंस के अंदर। चलो आराम से टाइम लेना है ना, मैं तो यहाँ बोलता जा रहा हूँ, आप रोक लेना अपनी वीडियो को। देखो मेक वर्ब है ना 3-4 काम करती है, देखते जाओ ध्यान से। ही मेड दिस केक फॉर मी, बिगनर्स ध्यान से देखना, ये वाला सेंटेंस आपको बहुत परेशान करता है। ही मेड दिस केक फॉर मी, ही मेड मी अ केक। इसका मतलब क्या है, उसने एक केक को प्रिपेयर किया मेरे लिए। इसका मतलब क्या है, उसने मेरा केक बना दिया, है ना। मैं खड़ा था, उसने पकड़ा मुझे, मेरे को फ्रिज में डाला, उसने आइसक्रीम लपेटी और मेरा केक बना दिया, है ना। यही मतलब है ना इसका। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस है। ही मेड दिस केक फॉर मी, ही मेड मी अ केक। यहाँ पे मेड डाई ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, दो कॉन्सेप्ट लेकर के बैठी है, दो ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे कह रहा है उसने मेक कर दिया एक केक को मेरे लिए, यहाँ पे कह रहा है मेरे लिए केक को उसने प्रिपेयर किया, है ना। मतलब एक ही है, इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला क्या, व्हाट से रिप्लाई दे रहा है केक, क्या मेक किया, केक को मेक किया। और फिर हुम से रिप्लाई दे रहा है मी, किसके लिए किया, मेरे लिए किया। समझ गए ना। तो व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई आने की वजह से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है उसने मेरा केक बना दिया, केक तो मेरे लिए बनाया, समझ गए। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा आप जो ना मोनो ट्रांजिटिव बना सकते हो, जिसके लिए बनाया हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हो उसको टू या फोर से जोड़ दो, है ना। डाई ट्रांजिटिव वर्ब से मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बना सकते हो सिंगल ऑब्जेक्ट वाली, अगर आप इंसान वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको 4 या 2 से जोड़ दो। शी taught me English, she taught English to me, है ना। he gave me a pen, he gave a pen to me, समझ गए ना। तो इस तरीके से डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स काम करती हैं। अब देखो जो कह रहे थे सर मेरा केक बना दिया, वो ऐसे बनता है, he turned me into a cake, उसने मुझे एक केक में बदल दिया, है ना। जादूगर था, मैं खड़ा था, मेरा केक बना के चला गया। He turned me into a cake। तो पहले कंफ्यूजन तो ये दिमाग से निकाल लेना, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कैसे काम करती हैं। He made me a cake मतलब मेरे लिए केक उसने बनाया। अब आ जाओ कंफ्यूजन नंबर 2, ही मेक्स 20 लाख पर एनम, ही मेक्स अ गुड लिविंग। वो 25 लाख साल के बनाता है, मेक मतलब बनाना होता है ना, 25 लाख साल के बनाता है। अब क्या मतलब है, घर पे उसने टकसाल लगा रखी है, घर पे क्या नोट छापने की मशीन लगा रखी है, नहीं। मेक का पहला मीनिंग होता है किसी चीज को प्रिपेयर करना, दूसरा मीनिंग होता है कुछ अर्न करना, किसी चीज को कमाना। अगर 25 लाख की बात हो रही है, एक अच्छी लिविंग की बात हो रही है, अच्छी जिंदगी की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेक बता रहा है वो अर्न करता है, कमाता है वो। तो ही मेक्स की जगह ही अर्न्स भी यहाँ आ सकता था, ही मेक्स अ गुड लिविंग की जगह ही अर्न्स अ गुड लिविंग भी आ सकता था। तो एक वर्ड है, कई सारे मीनिंग रखता है। पहला था बिल्ड करना, दूसरा था अर्न करना। अब देखो इसका तीसरा मीनिंग देखते हैं। शी मेक्स हर हस्बैंड वॉश डिशेस, वो अपने हस्बैंड से डिशेस को वॉश करवाती है। डिशेस क्या होती हैं, आपकी जो प्लेट्स होती है उनको डिशेस बोला जाता है। अपने हस्बैंड से बर्तन धुलवाती है, यूं कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ना। शी मेक्स हर हस्बैंड वॉश डिशेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसका हस्बैंड डिशेस धोता नहीं है, ना वो खुद धोती है, पर डिशेस धुल जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जबरदस्ती वॉश करवाती है। अब देखो मेक यहाँ पे बहुत काम कर रहा है पॉजिटिव वर्ब का। तीसरा काम क्या होता है इसका, किसी एक्शन को कॉज करना, ना खुद करना ना सामने वाले को करने देना, बल्कि उससे करवाना। मैं तुमसे पैसे भरवाऊंगा, मैं तुम्हें नचाऊंगा, मैं तुम्हें अपने जो बर्तन धुलवाऊंगा। समझ गए ना मेरी बात को, कॉज एन एक्शन टू हैपन। इसकी पहचान क्या होगी, मेक के बाद एक नाउन प्रोनाउन होगा, फिर बेनिफिटिव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इस पे खास ध्यान देना, शी मेक्स हर हस्बैंड, नाउन प्रोनाउन आ गया ना, हर हस्बैंड आ गया यहाँ पे। और वॉश है ना, इसकी जगह यहाँ पे वॉश नहीं आ सकता। आपको लगता हो सर उसने पास्ट में करवाया था तो वॉश कर देता हूँ, या आपको लगता हो सर अभी भी करवा रही हो तो वॉशिंग कर देता हूँ, इसके बाद में तो हमेशा वॉश ही आएगा। ये वर्ब पॉजिटिव फॉर्म में इसी तरह से काम करती है। वैसे ही दे मेड देयर पेरेंट्स फील प्राउड, उन्होंने अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाया, है ना। उन्होंने प्राउड फील नहीं किया, ना इन लड़कों ने किया, इन्होंने माँ बाप से प्राउड फील करवाया। कुछ ऐसा काम इन्होंने कर दिया कि माँ बाप को गर्व अपने आप से आने लगा।
आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न दिस अमेजिंग वर्ब मेक। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको लर्न करवाने की, आप नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती मैं आपको करवा रहा हूं, मतलब मैं आपको वाया लेक्चर करवा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न दिस अमेजिंग वर्ब, इस अमेजिंग वर्ब को जिसका नाम है मेक। अब मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव यूज इसका समझ में आ गया होगा। इसका पैसिव वाला भी रिजर्व करते हैं, लास्ट में बताऊंगा पैसिव के अंदर क्या करना है ना। अब अगला देखो, पॉजिटिव देख लिया ना, तो कॉज एन एक्शन टू हैपन इज पॉजिटिव यूज ऑफ द मेक वर्ब। अगला देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न दिस अमेजिंग, ये तो हो गया ना। द गवर्नमेंट मेड इट नेसेसरी टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने इस चीज को जरूरी बना दिया कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर में रहें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक सिचुएशन को कॉज करते हो, है ना, इसकी पहचान क्या होगी, मेक प्लस में इट प्लस में एडजेक्टिव। दे मेड इट एसेंशियल, इट मेक्स इट नेसेसरी, दैट मेक्स इट डेंजरस, है ना। सरकार ने इसको नेसेसरी बना दिया। अच्छा, इस किस चीज को, इट कौन सी चीज, कि घर में रहो आप लॉकडाउन के दौरान। कंटिन्यूस रेन्स हैव मेड इट डेंजरस टू ड्राइव, लगातार बारिश ने इस चीज को डेंजरस बना दिया। अच्छा, किस चीज को, ड्राइव करने को, समझ गए ना। तो इस तरह से एक तीसरी स्ट्रक्चर बनती है, चौथी स्ट्रक्चर मेक से, जिसमें आप किसी सिचुएशन को कॉज करते हैं ना। गवर्नमेंट मेड इट नेसेसरी, ध्यान देना इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पे मेक के बाद एक नाउन प्रोनाउन आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे मेक के बाद इट आएगा और फिर एक एडजेक्टिव आएगा, नेसेसरी आएगा, डेंजरस आएगा, है ना। कभी भी नाउन नहीं आएगा इस कंडीशन के अंदर। अगला देख लो, ही कुड नॉट मेक इट देयर इन टाइम, वो वक्त पे वहां नहीं पहुंच पाया। अब देखो ध्यान से देखना, मेक प्लस में इट प्लस में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस या कोई जगह, जैसे ही कुड नॉट मेक इट टू ऑफिस इन टाइम, ही कुड नॉट मेक इट टू द मीटिंग इन टाइम। समझ गए ना, ऐसा लिख दो, या तो टू लगा के कौन सी जगह पे जा रहे हो, या लिख दो मेक इट हेयर, मेक इट देयर, मेक इट नॉर्थ, मेक इट साउथ, कोई एडवर्ब लगा दो। समझ गए ना, इसका मतलब क्या होगा, किसी जगह पे आप नहीं पहुंच पाए। इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें मेक इट के बाद में एडजेक्टिव आएगा, इसमें मेक इन के बाद में क्या आएगा, कोई प्लेस आएगा टू लगा के, है ना, कोई भी प्लेस, ऑफिस, होम, कोई भी जगह लगा दो, मीटिंग लगा दो। लास्ट में देख लो, शी हैज मेड इट एज अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, इसको आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मेक इट करना एक फ्रेजल वर्ब भी है, इसका मतलब होता है सक्सेस पा लेना। शी हैज मेड इट, उसने सक्सेसफुल पा ली है, अपने आप बन गई है वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस। फाइनली शी मेड इट, आखिरकार वो सफल हुई, फाइनली शी मेड इट। तो ये मेक के बहुत सारे यूज हैं, इन सब यूजेस को आपको पकड़ना है। अगर आपने इन यूजेस को पकड़ा तभी आप मेक वर्ब को जिंदगी में बिना कंफ्यूजन के यूज कर पाएंगे। अब आपके किसी के मन में सवाल आ रहा हो, सर एक वर्ब इतने काम कर गई, मैं कैसे समझूंगा। एक काम करना, किसी भी टॉपर को जिसको आप जानते हो ना, उससे जाके पूछ लेना इनमें से कोई भी सेंटेंस, बड़े आसानी से आपको बता देगा वो, यार मेक वर्ब है ना, ये 4-5 काम करती है। उसने भी एक दिन था जब बैठ करके इस एक्सरसाइज को किया था, डिक्शनरी को खोल के, आज वो दिन आपका आया है ना। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकालना चाहते हो, तो मटेरियल आपके सामने पड़ा है, देख लो। मेक वर्ब इस तरह से यूज होती है, खोल करके मैंने आपको बता दिया है। अपने ऊपर काम करना तुम्हारे घर आकर के कोई तुम्हें नहीं सिखाएगा, ऐसे सीख सकते हो अपने हार्डविल से, अपनी जो है ना आपके अंदर जो जज्बा है उसके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। पैसिव के अंदर क्या होता है, शी मेक्स हर हस्बैंड वॉश डिशेज होगा ना, तो जैसे मैं इसका पैसिव बनाऊंगा ना, हर हस्बैंड इज मेड टू वॉश डिशेज बाय हर, आगे जो लगाना है वो लगा लेना, है ना। तो मेड के बाद में टू आ जाता है, लास्ट में थर्ड फॉर्म तो आएगी है ना, वर्ब के अंदर, पैसिव के अंदर तो पता ही आपको, थर्ड फॉर्म के बाद जो काम होगा उसको टू से अपने डिनोट करते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले तो कैसे एक्टिव में बिहेव करेगा और कैसे पैसिव के अंदर बिहेव करेगा। अच्छा, अब ध्यान देना, आज इसी के ऊपर हमने क्विज बनाया है, वर्कशॉप जैसा क्विज है। क्विज के अंदर क्या है, शुरू में 3 सेंटेंसेस तो मैंने दिए ट्रांसलेशन करने के लिए मेक के इन्हीं यूजेस के ऊपर, है ना। जैसे यहाँ पे माफ़ी वर्ड को यूज़ करना, तो माफ़ी का मैंने लिख भी दिया है, माफ़ी मतलब अपोलोजाइज करना, है ना। तो आप उसको यूज़ करें, जितनी हिंट मैंने आपको दी है। इन तीनों सेंटेंसेस को शुरू वालों को ट्रांसलेट करें हिंदी टू इंग्लिश, है ना। बाकी के 3 सेंटेंसेस में एरर है, इन्हीं के यूजेस के ऊपर फटाफट से सॉल्व करें, टाइम लगे कमेंट सेक्शन में डालें। कल के आंसर्स भी अपडेट हो गए हैं, आज के आंसर्स भी अपडेट कर दूंगा। हर रोज़ कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर आपको अपडेट मिलेंगे कुछ घंटों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर द प्लेटफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटर हैव ऑल्सो सॉट डिटेल्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ लोकल कंटेंट एंड सेट गाइडलाइंस ऑन द परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन फॉर इनेबलिंग प्रोक्योरमेंट इन द केस ऑफ बिड्स ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। कह रहे साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, इस चीज़ के अलावा और क्या। कह रहे अपार्ट फ्रॉम साथ ही साथ या इसके अलावा, और किसके, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर के, कहाँ पे कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है इस चीज़ के। कह रहे जो प्लेटफॉर्म का एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो जीएम का एडमिनिस्ट्रेटर है,
उन्होंने ऐसा सॉर्ट किया, उन्होंने ऐसा कोशिश किया, ऐसा मांगा, और क्या मांगा, ऐसी डिटेल्स को। अच्छा किस पे, उस एक्सटेंड पे, उस लेवल पे जो है लोकल कंटेंट का, कितना स्वदेशी माल, देसी माल आपने अपने जो है ना चीज़ों में यूज़ किया हुआ है, किस एक्सटेंट तक। कह रहे साथ ही साथ इन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हैव ऑल्सो सेट गाइडलाइंस, इन्होंने गाइडलाइंस को भी सेट कर दिया है, और किस पे, परसेंटेज पे, जो कि है लोकलाइजेशन की, और क्यों, इनेबल करने के लिए प्रोक्योरमेंट को, और कैसे, उन केस में जो कि हैं टेंडर के एक स्पेसिफाइड वैल्यू का। तो दो काम किए इन्होंने, पहला तो बोला तुम हमें ये बताओगे कौन सी कंट्री से तुम्हारा माल आया है, ये माल कौन सी कंट्री ने तुम्हें बेचा है। दूसरा तुम हमें ये बताओगे अगर इंडिया में बना हुआ माल भी है ना, तो भी आप बताओगे लोकल कंटेंट इसके अंदर कितना है ना। हो सकता है सिर्फ असेंबल इंडिया में हुआ हो, माल सारा का सारा चाइना से आया हो, तो आप एक्सटेंट बताओ कितना जो लोकल कंटेंट कितने परसेंट आपने यूज़ किया है। साथ ही साथ इन एडमिनिस्ट्रेटर ने दूसरी इनकी वर्ब आ गई सेट, इन्होंने सेट कर दिया गाइडलाइंस को, कितना परसेंटेज लोकलाइजेशन होना चाहिए, है ना। मान लो 40% से कम लोकल माल अगर होगा तो मेरे पोर्टल पे तुम अपने सामान को नहीं बेच सकते। तो ऐसी गाइडलाइन को भी इन्होंने सेट कर दिया, है ना। और क्यों, इनेबल करने के लिए प्रोक्योरमेंट को उन केसेस के अंदर जो कि स्पेसिफाइड वैल्यू के हैं। मान लो 5,000 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर 30% से कम माल हमारा देशी नहीं हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना माल जो है ना नहीं ला करके आप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हमारे साथ। तो ऐसा काम इस जेम पोर्टल के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब तो इतनी है, सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है। क्यों, क्योंकि एंड कंजंक्शन से दूसरी वर्ब जुड़ी हुई है। किसी के मन में सवाल हो सर जेम क्या होता है, कौन सा माल आएगा, ये कहाँ से आएगा। जेम होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो माल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उनके लिए एक पोर्टल है ना। कोई भी कंपनी आकर के आप भी जाकर के अपना माल सरकार को बेच सकते हो जेम नाम के पोर्टल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अब सरकारी माल चाइना से नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। कह रहा है हाउएवर द टाइमिंग एंड थ्रस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट set in the backdrop of government's newfound push for self-reliance in the wake of the COVID-19 pandemic and its devastating impact on the global economy, coupled with the recent highlighted border tensions with China, raises several questions. अब देखो ये सेंटेंस अगर आप नहीं समझ पाओ तो 1 घंटा लग जाए, पर मेरी ट्रिक से समझोगे तो 1 मिनट लगेगा। ट्रिक क्या है, ये जब भी आपके पास हाइफन और इस हाइफन इनके बीच में कुछ भी आ रहा हो उसको साइड में कर दिया करो। साइड में मतलब बाद में पढ़ूंगा, अब इनको छोड़ के ना इस वाले को छोड़ के बाकी का सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है हालांकि जो टाइमिंग है और जो थ्रस्ट है, जो पुश है इस अनाउंसमेंट का, इस ऐलान का, कह रहा है रेज करता है बहुत सारे सवालों को, सेवरल क्वेश्चंस को। देखा सेंटेंस इतना ही था ये, हालांकि जो वक्त है और जो पुश दिया गवर्नमेंट ने इस अनाउंसमेंट के ऊपर वो बहुत सारे सवालों को रेज करता है। अब आ जाओ बीच में, ये क्या कहना चाह रहा है इसी के बारे में बोलेगा, इस अनाउंसमेंट के बारे में। कह रहे जो कि सेट हुई है बैकड्रॉप में, भूमिका में सरकार के न्यू फाउंड पुश की। अभी अभी सरकार के दिमाग में जो जज्बा आया, न्यू फाउंड आया, अभी अभी सरकार को मिला ऐसा पुश, है ना। और किस चीज़ का, सेल्फ रिलायंस का, अपने आप पे निर्भर होने का, आत्मनिर्भरता का। अच्छा क्यों, इन द वेक ऑफ, बाद में, किसके, कोविड-19 पैंडेमिक के। अच्छा और किसके, इसके डिस्ट्रॉय करने वाले, डिवास्टेट करने वाले इम्पैक्ट के, असर के, और किस पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे। और कपल विद करे जुगलबंदी में, और किसके साथ, रीसेंट हाल की बढ़ी हुई हाइटेंड बॉर्डर टेंशन के साथ चाइना के अंदर। समझे मेरी बात। तो अनाउंसमेंट के बारे में इसने सब कुछ बता दिया। कह रहा है ये इसलिए आई है क्योंकि सरकार के अभी दिमाग में फितूर आ गया है, सेल्फ रिलायंस हमें करनी है कोविड-19 को देखते हुए और इसके प्रभाव को देखते हुए दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, और साथ में जुगलबंदी में आया ये बढ़ी हुई टेंशन के ऊपर जो बॉर्डर पे है चाइना के साथ। तो सेंटेंस समझे, सेंटेंस तो इतना ही था, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी रेजिस वर्ब। बढ़े आगे, चल। बैकड्रॉप होती है भूमिका, सीनरी। किसी भी चीज का बैकड्रॉप क्या होगा, उसके पीछे की कहानी, उसकी भूमिका बैकड्रॉप कहलाएगी, है ना। कपल विद मतलब कपल बना के जुगलबंदी के अंदर कपल विद। आगे बढ़ते हैं, आगे करें द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू रेज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग in the economy through the Make in India program have so far failed to significantly boost investment in new cutting edge technology driven or export import oriented industries, and instead only taken the country back to import substitution plants making goods predominantly फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सेंटेंस है। सरकार के जो अटेम्प्ट है, सरकार के जो है कोशिशें हैं रेज करने की, उठाने की, किस चीज़ को, शेयर को, हिस्से को, और किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। कहाँ पे, अर्थव्यवस्था में, है ना। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से को उठाने के जो सरकार है, सरकार के जो अटेम्प्ट्स है। अच्छा किसके जरिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए। कह रहे जो अटेम्प्ट्स है ना, हैव सो फार फेल्ड,
अभी तक ये फेल रहे हैं, हैव प्लस में V3, अभी तक ये नाकामयाब रहे हैं। और क्यों? सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े तौर पे बूस्ट करने में, एनकरेज करने में, बढ़ावा देने में इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, किसके अंदर भाई? नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में, है ना। ऐसी नई इंडस्ट्रीज में जो मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी से ड्राइव होती हैं, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती हैं और एक्सपोर्ट को ओरिएंट करती हैं। एक्सपोर्ट ही जिनका सारा मेन फोकस है, ऐसी इंडस्ट्रीज को। कह रहा है इसके बजाय इसने क्या किया, बल्कि इंस्टेड ओनली टेकन द कंट्री बैक टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्लांट्स, महज ये कंट्री को बैक ले गया, पीछे ले गया पास्ट में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स जो इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए की जाती हैं। अच्छा, ये कौन से प्लांट्स हैं? जो बना रहे हैं गुड्स को, सामान को मेजरली प्रीडोमिनेटली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, घरेलू उपभोग के लिए। होता क्या है, एक्चुअल में सरकार को ऐसा करना चाहिए था, देश में कुछ नया माल बने, है ना, जिससे हम बाहर जो एक्सपोर्ट करें और अंदर भी उस चीज़ को यूज़ करें। हुआ क्या, मेक इन इंडिया से बढ़िया माल नहीं बना देश में घटिया माल बनने लगा, सस्ता माल बनने लगा। जो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता उसको कोई खरीदेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंपोर्ट्स उससे कम हुए हैं। तो कह रहा है हम वापस से 1991 के टाइम में जा रहे हैं, 90 के टाइम जब देश गरीब हुआ करता था, इंपोर्ट हम नहीं कर पाते थे, ऐसे हम चीप माल को बनाया करते थे। तो कह रहा है ये हो रहा है मेक इन इंडिया कैंपेन से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। लंबे लंबे सेंटेंस है। सरकार का अटेम्प्ट रेज करने का मैन्युफैक्चरिंग को अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रोग्राम के जरिए। कह रहे हैं अटेम्प्ट सबके सब अभी तक फेल हुए हैं, मोटे तौर पे बूस्ट करने को, इन्वेस्टमेंट को, है ना, इस नए कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एक्सपोर्ट की तरफ रुझान वाली इंडस्ट्रीज के अंदर। और खाली इंस्टेड इन्होंने महज ओनली टेक कर दिया, ले गए हैं कंट्री को बैक, पीछे के काल में, जहां हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्लांट्स हुआ करते थे, जो बनाते थे गुड्स को मुख्यतः प्रीडोमिनेटली मेजरली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। समझ गए सेंटेंस को ना। अब इसकी वोकैबुलरी देख लो। कटिंग एज क्या होता है? न्यू, ओरिजिनल, इंजीनियस, मॉडर्न, स्टेट ऑफ आर्ट। कटिंग एज टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? आज एंड्रॉइड 11 आ गया, 12 आ गया ना, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है सेलफोन्स के अंदर, मॉडर्न एकदम। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कौन सी चीज़ होगी? जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव करती है। अब बाबा आदम का ज़माना नहीं है, कंप्यूटर्स का ज़माना है। ऐसे प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे तो एक्सपोर्ट की तरफ उनका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका रुझान। अगर आप मनी ओरिएंटेड हो तो आपका पैसे की तरफ रुझान है। अगर आप सक्सेस ओरिएंटेड हो तो आपका सक्सेस की तरफ रुझान है। हमें ऐसे जो है ना प्रोडक्ट्स बनाने थे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो कि एक्सपोर्ट की तरफ जिनका रुझान हो। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीडोमिनेटली वर्ड को नोट करें, मेजरली इन अ डोमिनेंट वे। कह रहा है टू दैट एक्सटेंट द ड्राइव फॉर सेल्फ रिलायंस and greater localization risk once again eroding Indian industries' global competitiveness by placing a premium on Indianness over quality and cost। अब बिना गुस्सा किए सेंटेंस को समझना, सही बात बोल रहा है, देशभक्ति के हिसाब से मत समझना। कह रहा है उस एक्सटेंट तक, उस लेवल तक जो ड्राइव है, जो पुश है हमारा, जो हमने यहाँ पे कैंपेन चला रखा है, अभियान चला रखा है सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का और ज़्यादा लोकलाइजेशन का, है ना, लोकल से लोकल, ज़्यादा हम चीज़ें लोकल में बनाएं। कह रहे ये जो ड्राइव है ना, ये रिस्क करती है, ये एक जोखम को खड़ा करती है, एक बार फिर से खा जाने का, इरोड कर देने का इंडिया की इंडस्ट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। और कैसे? प्लेस करके एक प्रीमियम के बिल्ले को, प्रीमियम के टैग को इंडियन नेस के ऊपर क्वालिटी और कॉस्ट के बजाय। समझना इस चीज़ को। होता क्या है, जब आपके देश में माल बनेगा और आप बोलोगे स्वदेशी है, मैं इसको खरीदता हूँ, बाहर उसको कोई खरीद नहीं रहा। यही होता था 1990 के टाइम में। हमारा माल हम ही यूज़ करते थे, दुनिया कोई देश हमारा माल लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम अच्छा माल नहीं बनाते थे। कह रहा अगर यही हमारा मकसद था ना, तो हम फिर से अपनी इंडस्ट्री को अपाइज कर रहे हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में। हमारा माल हम यूज़ किया करेंगे, दुनिया वाले हमारे माल पे थूकेंगे भी नहीं, है ना। तो ये रिस्क फिर से ये सेल्फ रिलायंस और ग्रेटर लोकलाइजेशन वाली ड्राइव लेकर के आ रही है। समझ गए ना। वर्ड देख लेना देखने वाले। ड्राइव मतलब पुश होता है, कैंपेन होता है, इनिशिएटिव होता है, शुरुआत होती है किसी चीज़ की। रिस्क एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हमेशा जीरेंड आएगा। एडमिट, अवॉइड, रिस्क, माइंड, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद जीरेंड आता है, तो हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म इरोडिंग लगाई है। रिस्क किसका है भाई? टू इरोड नहीं, इरोडिंग इंडियन इंडस्ट्री, है ना। इरोड मतलब किसी चीज़ को खा जाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ईट इनटू कर देना किसी चीज़ के अंदर। अच्छा, जैसे मैंने रिस्क बोला, आपको बाकी की वर्ब सारी की सारी याद आ जानी चाहिए थी। 20 वर्ब्स हैं जो अपने बाद हमेशा जीरेंड लेती हैं। अगर 20 में से 12-13 याद आ गई तो अच्छी बात है। अगर 10 भी याद नहीं आई ना, तो वीडियो देख लेना, यहाँ डाल रहा हूँ, फिर से कर लेना देख करके। 20 की 20 वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए, वो जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा आती है। 20 ही तो वर्ब्स हैं, सीख लो अच्छे से एक बार। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द सेंटेंस मूव विद इट्स जैम पोर्टल हैज़ ऑल्सो predictably kindled and amplified
अ गैदरिंग क्लेमर फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑन प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। कह रहे सेंटर का जो मूव है ना इसके जेम पोर्टल के साथ इसने हैज़ कर चुका है, साथ ही साथ प्रिडिक्टिवली, है ना, जिस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते थे, जिस चीज़ की सबने भविष्यवाणी की थी, कह रहे ये भी ये काम कर चुका है। और क्या काम है वो? किंडल करने का, आग को भड़काने का, एम्पलीफाई करने का और ऊपर इंटेंसिटी को लाने का। और किसको? एक गैदर होते हुए, एक इकट्ठे होते हुए क्लैमर को, शोरगुल को, और किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, और बाद में सब्सिक्वेंट बॉयकॉट के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के शामिल है, जिसमें किसके ऊपर? प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो कह रहा सेंटर ने जैसे ही जेम पोर्टल पे किया ना सरकारी पे, अब सब तरफ देश में व्हाट्सएप पे यही मैसेज आ रहे हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी ये काम जो है करना शुरू कर दें। समझ गए सेंटेंस को? मूव यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ किंडल्ड वर्ब पहली नंबर, हैज़ एम्पलीफाइड वर्ब दूसरी नंबर, है ना। किंडल्ड और एम्पलीफाइड दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं। एंड कंजंक्शन का सिर्फ एक ही काम है, दो नाउन को जोड़ेगी तो दोनों नाउन होंगे। अगर ये दोनों के अगर होगा तो दोनों तरफ नाउन होंगे, या प्रोनाउन होंगे, या एडवर्ब होगी, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगी। समझ गए ना? ऐसा नहीं करेगा एंड कभी यहाँ पे नाउन को जोड़ दे, साथ में एक वर्ब को जोड़ दे। तो किंडल्ड देखा, मेरे को पता लगा वर्ब है, तो एंड के बाद दूसरा जो आ रहा है ना वो भी वर्ब ही है अपनी। समझ गए ना? चलो, क्लैमर होता है शुरुआत एक बहुत तेजी से जो शोरगुल के साथ होती है। लाउड क्राई बोल सकता हूँ मैं उसको, एजिटेशन बोल सकता हूँ, अप हेवल बोल सकता हूँ। अप हेवल वर्ड को देखना ध्यान से ना। अप हेवल कब होता है? जब तख्ता पलट होती है, ऐसा क्लैमर होता है ना जिसमें तख्ता पलट हो जाए, अप हेवल उसको बोलते हैं। सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट दोनों का मतलब एक ही है, बाद में एक के बाद आने वाली चीज़ें सब्सिक्वेंट चीज़ें। बढ़ते आगे, कह रहा द वेपनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड टाइज स्पेशली वन वेयर इंडियाज रिलायंस ऑन imports from China now extends beyond smartphones and low-cost electronics to heavy machinery and active pharmaceutical ingredients is a double-edged sword and fraught with risk फॉर द इंडियन इकॉनमी एज वेल। ध्यान से देखना, सिंपल सेंटेंस है। वेपनाइजेशन का जो काम है, वेपन मतलब हथियार, वेपनाइजेशन मतलब किसी चीज़ को हथियार की तरह यूज करना दूसरे का नुकसान करने के लिए। कह रहा जो वेपनाइजेशन का काम है ट्रेड के रिश्तों का, व्यापारिक रिश्तों का, इनको हथियार बना लेने का जो काम है ना, आज हम इंपोर्ट बंद करेंगे, चाइना को नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसा जो काम है। कह रहा वो रिश्ते खास करके वो वाला जिसमें इंडिया का रिलायंस है, इंडिया का डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे चाइना के ऊपर, और अब करता है वो एक्सटेंड, वो बढ़ गया और आगे। और कहाँ से? स्मार्टफोन्स और लो कॉस्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के पार, है ना। पहले तो हम स्मार्टफोन्स और इनके लिए डिपेंडेंट थे, अब इससे भी आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, कहाँ तक बढ़ गए हैं? हैवी मशीनरी तक बढ़ गए हैं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तक बढ़ गए हैं ना। तो हम हैवी मशीनरी भी चाइना से डिपेंडेंट है, और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, दवाई बनाने का कच्चा माल भी चाइना से डिपेंड है। कह रहे ये जो वेपनाइजेशन है ना, अब देखो इसकी वर्ब आई है इज, ये वेपनाइजेशन है और क्या है? अ डबल एज स्वॉर्ड, एक दो धारी तलवार। कह रहा और ये है फ्रॉट विद, दूसरी वर्ब आई है, देखो हैंड लगा के दूसरी वर्ब, ये भरा हुआ है रिस्क के साथ, फ्रॉट विद है जोखमों के साथ, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी साथ ही साथ एज वेल। समझो इस चीज़ को। कह रहा वेपनाइजेशन जो है ना, जिसके अंदर ऐसे रिश्ते को हम वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कभी स्मार्टफोन्स पे हुआ करते थे, आजकल कच्चे माल पे भी डिपेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, दवाइयों के लिए। कह रहा है ये जो काम है ना, दो धारी तलवार है, इंडिया को भी नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये फ्रॉड विद है, बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे जोखमों के साथ। सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो ध्यान से। सब्जेक्ट आया यहाँ पे टाइज, इसकी वर्ब आई इज। कैसे पता लगा? बीच में कॉमा टू कॉमा अलग क्लॉज चल रहा है जिसका सब्जेक्ट है रिलायंस और वर्ब आई है एक्सटेंड्स। तो ये टाइज का वर्ब है वो इज होगा, है ना। इसका वेपनाइजेशन का एक्सटेंड्स नहीं होगा। दूसरी चीज़ डबल एज स्वॉर्ड, आपने सुना होगा दो धारी तलवार, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड। आप जिस धार से किसी को मारोगे उसकी उल्टी वाली जो एज है वो आपको काट भी सकती है, डबल एज स्वॉर्ड। फ्रॉड विद मैंने आपको बता दिया, भरा हुआ है किसी चीज़ से तो फ्रॉड विद होता है। अब मैंने आपको बताया ना, इस सेंटेंस में मुझे आप एरर बताओ। द बकेट वॉज फ्रॉड विद वाटर, मैं वो बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके साथ, पहले कोशिश करें मुझसे। फ्रॉड विद मतलब फुल ऑफ होता है, सर आपने बताया, तो बकेट फुल ऑफ थी वाटर के साथ, है ना। द बकेट वॉज फ्रॉड विद वाटर, क्या गलती है सेंटेंस में? चलो, इंग्लिश बहुत सिचुएशनल लैंग्वेज है। आप हिंदी में तो बोल देते हो वो गुस्से से भरा हुआ है और बाल्टी पानी से भरी हुई है, पर इंग्लिश में हर चीज़ के भरे होने के लिए, इवन हर तरह की वर्ब के लिए अपने पास अलग वर्ड है ना। तो फ्रॉड विद का मतलब क्या होता है? बाल्टी पानी से भरी होगी ना तो फ्रॉड विद नहीं होगी। जब आप परेशानियों से, सवालों से, जोखमों से, पिटफॉल, किसी चीज़ की कमियों से, जोखम से, फ्रस्ट्रेशन से, पेन से, डिजास्टर से,
पॉसिबिलिटी से या डाउट से। समझ गए ना, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। ऐसी चीज़ से कोई चीज़ भरी हो तो वो फ्रॉड ट्रुथ होती है। अगर आप सीधे सीधे पानी से भरना चाह रहे हो बाल्टी को, बकेट को, तो आप ऐसा लिख दो, द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, है ना, द बकेट वॉज फिल्ड विद वाटर, ऐसा आप बोल सकते हो, फ्रॉड विद नहीं बोल सकते। तो हिंदी मीडियम वालों की ये दिक्कत होती है, वो कोई वर्ड सीख लेते हैं, फिर उस हर सेंटेंस में उसको घुसाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे मत घुसाया करो, उसका कॉन्टेक्स्ट सिखा करो। ये कॉन्टेक्स्ट सिखाने के लिए मैं सेशन को लाता हूँ। फ्रॉड विद भरना होता है, पर इन चीज़ों का भरा होना किसी चीज़ के साथ। बढ़ेंगे आगे, इसको साफ साफ नोट्स करें, कहीं नोट करें अपने उसमें नोट्स में। क्या रहा, इंडियन ड्रग मेकर्स हु आर सीकिंग टू एंट्रेंच themselves as a pharmacy to the world amid the pandemic and accompanying rush for affordable generic treatments depend on the northern neighbor for about 70% of their requirements of bulk drugs and intermediates। ध्यान से समझना, इंडिया के ड्रग मेकर्स, अब देखो फिर से वही ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कॉमा है ना, कॉमा के बाद वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छोड़ देते हैं, है ना। समझो इस चीज़ को, इसको समझोगे, अलग से रखोगे तो सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। इंडिया के ड्रग मेकर्स डिपेंड करते हैं, देखो सब्जेक्ट आया ड्रग मेकर्स, वो भाई डिपेंड, कॉमा के बाद, ड्रग मेकर्स डिपेंड करते हैं नॉर्दर्न नेबर पे, उत्तरी हमारे पड़ोसी पे, 70% उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, ज़रूरतों के लिए, किस चीज़ की, ज़्यादातर ड्रग्स की, बल्क ड्रग्स की और इंटरमीडिएट्स की, कच्चे माल की। तो 70% कच्चा माल इंडिया के फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं ना, चाइना से निर्भर हैं, डिपेंड हैं लेने में। अब देखो बीच वाला पढ़ते हैं, कह रहा हु आर सीकिंग टू इंटरेस्ट देमसेल्व्स, ये वो ड्रग मेकर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं अपने आप को एंट्रेंच करने की, पक्का करने की, इस्टेब्लिश करने की, जमाने की, और किसको, देमसेल्व्स, अपने आप को ही। और कैसे, एक फार्मेसी की तरह, एक दवा की दुकान के लिए, दवा की दुकान की तरह, और किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए, टू द वर्ल्ड। और कब, इस बीच, इस पैंडमिक के और इसके साथ में कंपनी करने वाले रश के, जो इसके साथ में जो हड़बड़ आई है, किस चीज़ की, अफोर्डेबल सस्ती जेनरिक ट्रीटमेंट्स की, सस्ती जेनरिक दवाइयों की। तो कह रहे हैं यही ड्रग मेकर्स डिपेंड करते हैं नॉर्दर्न अपने पड़ोसी के ऊपर, जो कि दुनिया भर की दवा की दुकान बनना चाह रहे हैं कोरोना आने के बाद। इस तरह से पढ़ें, सिंपल होगा शुरुआती दौर में, बाद में आप सीधा एक साथ भी ले सकते हैं। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स को देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आपको मैंने बता दिया, ड्रग मेकर की वर्ब डिपेंड, हु की वर्ब आर, बीच में है एडजेक्टिव क्लोज, है ना, एडजेक्टिव क्लोज। अच्छा, देमसेल्व्स क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की वीडियो देख चुके हो ना आप। देमसेल्व्स क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। चलो, देमसेल्फ है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे पता लगा, बहुत सिंपल है सर, ये एंट्रेंच नाम की वर्ब के बाद में आ रहा था, है ना, सीकिंग टू एंट्रेंच, आर सीकिंग भी मेन वर्ब है और एंट्रेंच यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद आ रहा था, तो मुझे पता लग गया ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट और देमसेल्व्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा फॉर इंडिया टू वीन इटसेल्फ ऑफ दीज डिपेंडेंसीज विल टेक टाइम। कह रहे इंडिया के लिए वीन करना, अपने आप को दूर ले जाना अपने आप को इन डिपेंडेंसीज से, निर्भरताओं से, लेगा थोड़ा सा वक्त। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगने वाला इंडिया को, अगर इन डिपेंडेंसीज को इंडिया को छोड़ना है। वीन ओ डबल एफ या वीन अवे, वीन ऑफ या वीन अवे, इसका मतलब क्या होता है, दूर जाना किसी चीज़ से। इसको सही में वेन बोला जाता है ना, वीन तो लिखने में आ रहा है, तो वेन अवे या वीन ऑफ, इसका मतलब है किसी दूर चीज़ से दूर जाना। कह रहा द फैक्ट ये है दैट वो ये कि enhancing manufacturing capabilities with improved efficiency and reduced cost would require an overhaul of ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। कह रहा फैक्ट ये है, वास्तव में ये है कि जो इन्हेंस करने का काम है, बढ़ाने का काम है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को अच्छी इंप्रूवमेंट वाली एफिशिएंसी के साथ और कम कॉस्ट के साथ। कह रहे ये जो काम है ना, रिक्वायर करेगा एक पूरी रिस्ट्रक्चरिंग को, पूरी बुनियादी ढंग से फिर से अरेंजमेंट को, ओवरऑल को, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के। हमारे ऑफिसर बाबू जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सरकारी प्रोसेस को। अपने इंडिया में सस्ता माल तब तक नहीं बन सकता जब तक सरकारी अधिकारी घूस लेना बंद ना करें बिजनेसमैन से। लेते हैं, वास्तव में एज अ फैक्ट आपको बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है बिजनेसमैन जो कि सरकारी अधिकारियों को घूस ना देता हो। तो कह रहे जब तक ब्यूरोक्रेट को सही नहीं करोगे ना, जब तक इनको डंडा मार करके, तब तक ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते, ना कम कर सकते हो रिड्यूस कॉस्ट को, ना कैपेबिलिटीज़ को जो आप इंक्रीज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल वर्ड को नोट करें, रिस्ट्रक्चर करना, रिवैम्प करना, रीओरिएंट करना, किसी चीज़ को फिर से मरम्मत करना। कह रहे अटेनिंग जेन्युइन सेल्फ रिलायंस is a long and capital intensive process that would require far greater investment in education, skill building
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे अटेन करने का काम है, पाने का काम है सच की सेल्फ रिलायंस को, सच की आत्मनिर्भरता को। कह रहा है ये लंबा और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैपिटल पूंजी की बहुत इंटेंसिटी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। कह रहे जिसको रिक्वायरमेंट होगी दैट वुड रिक्वायर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की शिक्षा में, स्किल बिल्डिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो कह रहा है ऐसे आती है जेन्युइन सेल्फ रिलायंस, है ना। रात में अगर आप सोच के अपना गुस्से में चाइनीज़ फ़ोन तोड़ दोगे तो सेल्फ रिलायंस उससे नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द जीएम मूव ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन इज बेस्ट एट बेस्ट सिंबॉलिक। जीएम का जो मूव है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन पे, जीएम ने जो हरकत की है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना है, ये सबसे अच्छे तौर पे भी आप देखो ना, एट बेस्ट देखो तो एक सिंबॉलिक मूव है, एक प्रतीकात्मक मूव है ना। सिर्फ एक सिंबल है, एक इशारा दे रहा है ये, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कोई ताकत इस मूव के अंदर नहीं है। कल आपने एम्ब्लोमेटिक देखा था, सिंबॉलिक देख लिया। सिंबल और एम्ब्लम दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। सिंबल से ही हमने सिंबॉलिक बनाया, एम्ब्लम से हमने बना दिया एम्ब्लोमेटिक, दोनों सिनोनिम है। कर फॉर नाउ, अभी के लिए, पॉलिसी मेकर्स और टू टोन डाउन एनी ट्रेड लिंक रिटोरिक एंड गिव डिप्लोमेट्स एनी मिलिट्री निगोशिएटर्स द रूम टू स्मूदन टाइज। कह रहा है अभी के लिए पॉलिसी मेकर्स को, नेताओं को और टू इस काम को करना ही चाहिए। और टू का मतलब क्या, मॉरल ऑब्लिगेशन है, उनकी नैतिक दायित्व है। कह रहा है उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है इस काम को करने की कि वो टोन डाउन करें, आवाज़ को धीमा करें, प्ले डाउन करें, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दें। और किसको, किसी भी ट्रेड लिंक रिटोरिक को, किसी भी व्यापार से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बोलों को, रिटोरिक को। कह रहा है और दूसरा इन पॉलिसी मेकर्स को करना है, एंड के बाद बता रहा है देना है डिप्लोमेट्स को और मिलिट्री नेगोशिएटर्स को वो रूम, वो स्पेस स्मूदन करने के लिए, टाइज को, रिश्तों को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। तो डिप्लोमेट और मिलिट्री नेगोशिएटर्स जो हैं, जो सारा दिन चाइना से बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा रूम दो, ऐसी बातें करके चाइना को भड़का करके इनकी निगोशिएशंस के बीच में टांग मत अड़ाओ। तो अभी पॉलिसी मेकर्स को यही करना है, ट्रेड लिंक रिटोरिक को पीछे रखना है और जो करना है ना अपने देश के अंदर करना है, अपने देश की भलाई के लिए। लोगों को नहीं बताना हम क्या करने वाले हैं। सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स आए हैं। रिटोरिक मैंने आपको बता दिया, इस पर वर्ड हमने बनाए हैं खबरी के ऊपर भी, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, बड़े बड़े बोल, है ना। रिटोरिक, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, बड़े बड़े बोल। स्मूथ की जगह स्मूदन आना था, इसने गलती कर दी है। स्मूथ टू प्लस में वी वन आता है ना, तो टू स्मूदन होना चाहिए। स्मूदन एक वर्ब होती है, किसी चीज़ को स्मूदन बनाना, है ना। थोड़ा सा आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते हो चीज़ों को तो कॉम्प्लिकेटेड लग भी सकता है ना। पर मेरे हिसाब से अब सबको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट 80-90%। इसी अप्रोच से पढ़ते जाएं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक देना, है ना। एक साथ में शेयर भी दे देना। आपके लाइक्स और शेयर से चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। आज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। प्रोबेबली कल रात में हम सेशन करने वाले हैं पार्सिंग वाला, फिर से एक बार करेंगे। प्रोबेबली कल रात में करूँगा, कोशिश करूँगा लाने की सेशन को। इजाज़त दें मुझे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।